तो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पीटीएस नंबर मॉक 8 है। कल जो हेल्ड हुआ है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सोल्यूशन पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भाई क्या बता रहा है पहले वाले में कि P जो है वो 75% है Q का। यानी कि अगर मैं ऐसे बोल दूँ P इज इक्वल टू 75/100, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। 75% का मतलब यही होता है। फिर बता रहे Q इज़ 120% ऑफ R, तो Q इज इक्वल टू 120/100 और R। देखो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि मतलब ये पेपर जैसे स्कोरिंग के लिए नहीं है बिल्कुल भी आपके, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीखने के पर्पज से है। इनमें सारे क्वेश्चन जैसे मतलब एक हार्ड या फिर लेंथी साइड वाले डाले हुए हैं, तो अपन हर एक चीज़ मतलब सिर्फ सीख के निकलेंगे यहाँ से। स्कोर का बिल्कुल भी मतलब मैटर नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं P/Q निकाल लूँ तो वही आ जाएगा, Q/R निकाल लें तो वही आ जाएगा। लेकिन ऐसा है कि दोनों तरफ Q और Q सेम होना चाहिए जब भी अपन कोई चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे, वरना कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब एक तो ये है कि इनको काट लो भाई, 3/4 बना लो, इनको 6/5 बना लो, तो थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगी। बाकी वहाँ पे भी अपन कर सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको मैं चॉइस बना लेता हूँ तो 6 से गुणा होगा, ये भी चॉइस बन जाएगा 4 से गुणा होके। तो यहाँ मैंने 6 से ऊपर नीचे किया तो 18/24 आ गया, यहाँ 4 से ऊपर नीचे किया तो 24/20 आ गया। अब देखो P की वैल्यू 18, Q की चॉइस, यहाँ भी Q की चॉइस, यहाँ R की 20। अब जो भी पूछेगा वो इजीली कर पाएंगे। ये पूछ रहा है P कितना परसेंटेज ज्यादा या कम है R से, तो P की वैल्यू तो 18 है, R की वैल्यू 20 है, मतलब कम है पहली बात तो, यानी मोर वाले ऑप्शन हट गए। और कितना कम है, 2 कम है, 20 पे कम है, इंटू 100 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 10% लेस आ जाएगा। कुछ करने की नीड नहीं है, ये 10 कट रहा है। सेकंड नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या बता रहा है कि अभी के पास में दो आइटम्स है A और B। ए को तो वो बेच रहा है लॉस ऑफ 15%, बी को बेच रहा है प्रॉफिट ऑफ 25%, और ऐसा करने से ओवरऑल उसे नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है। भाई जब भी नो लॉस नो प्रॉफिट होता है ना, तो एक बात पढ़ते ही मेरे दिमाग में आती है कि जो भी सीपी का रेशियो होता है उसको अपन अगर रिवर्स कर देते हैं तो एसपी का रेशियो निकल आता है। इतना पता है अपन को, आगे चलते हैं। व्हेन ही सेल्स ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बी एट अ लॉस ऑफ दिस, तो उसको इतना गेन होता है। वैल्यू बेटा किसकी में काम आएगी, ये वाली चीज। डिफरेंस बताने सेलिंग प्राइसेस ऑफ ए एंड बी के अंदर पहले वाले केस में। देखो फर्स्ट केस लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूं क्या करना है। और जब भी मैं ये बोलूं कि इजी है तो ये दिमाग में मत रखना कि आपको वो इजी लग जाएगा और आप एग्जाम में उसको मतलब जैसे क्विकली कर पाओगे। मेरे इजी बोलने का मतलब ये है कि मैं समझा दूंगा तो फिर आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो समझो अभी, इसके पास में ए और बी दो आइटम थे। ए वाले को वो 15% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि ए का 15% ही मैं निकाल लेता हूं, ये बराबर होगा बी के 25% प्रॉफिट पे। हाँ या ना, मतलब मैं प्रॉफिट या लॉस की बात ही नहीं कर रहा अभी। ए का 15% बी के 25% के बराबर है, ये बोल सकते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे। यानी अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूं तो 25/15 यानी 5/3 आ जाएगा। और इससे भी ज्यादा बेटर मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इन वैल्यूज को 500 और 300 मान लूं, मेरे पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी कि ए और बी आइटम की वैल्यू मिल गई कि 500 और 300 रुपए के थे। अब जो भी पहली कंडीशन है उस पर बाद में आएंगे, अब सेकंड पे चलते हैं कि उसने ए को सेल किया 25% के प्रॉफिट पे, मैं 500 का 25% ही निकाल देता हूं पहले। और बी को उसने 10% के घाटे पे किया, यानी 300 का 90/100 निकाल दो। 90 क्यों, 10 ही निकालेंगे ना। मैं अभी मतलब एसपी पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ उसका 10% निकाल रहा हूं कि उसको कितना घाटा या कितना लॉस हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन को ओवरऑल गेन चाहिए, इसलिए मैं एसपी पे नहीं जा रहा हूं। तो देखो ये कटेगा, ये 125 आ गया, ये कटेगा और ये 30 आ गया, तो 125 का फायदा और 30 का घाटा, यानी ओवरऑल उसे क्या हो गया भाई, 95 का फायदा हो गया। और मेरे को क्वेश्चन में 114 का फायदा दे रखा है, यानी जो 114 वैल्यू है वो 95 की है। हाँ है ना, मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया इन दोनों को काट के, ये 19 से कट रहा है 6 बार, ये 5 बार, यानी 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी मैं ए और बी की एक्चुअल प्राइसेस निकाल सकता हूँ अब। अगर मैं 500 को 6/5 करूंगा तो 600 आ जाएगा, 300 का 6/5 करूंगा तो 360 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, यानी पहले वाला आइटम का ये प्राइस था, सेकंड वाले का ये था। अब जो भी मेरे से पूछेगा मैं वो क्वेश्चन में इजीली कुछ भी निकाल पाऊंगा। पहले जो थी वो वैल्यूज मैंने मानी थी, अब मैंने एक्चुअल निकाली है। ये पूछ रहे सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस बता दो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट केस में ए और बी का। अरे तो भाई अब 600 का अब मैं करूंगा, देखो अब मुझे क्या जाना है, सेलिंग प्राइस पे जाना है। तो अब मैं पूरे 600 का 15% का घाटा यानी 85 अब की वैल्यू निकालूंगा। और फिर मेरे को क्या करना है, 360 का कितना 25% का प्रॉफिट करना है, मतलब 125/100 की वैल्यू निकालूंगा। और इन दोनों का इसने क्या पूछा है, अंतर, तो मैंने अंतर कर दिया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
करो भी इसको सॉल्व, ये इससे कटेगा। देखो जब भी ऐसा कोई गुणा करना हो तो पहले अब 85 मान लो मुश्किल लग रहा है तो 80 को 6 से कर लो, 480 हो गया, 6 को 5 से कर लो 30 हो गया, दोनों को जोड़ दो 510 आ जाएगा, इजी पड़ गया। ये तो भाई 5 से और 4 से कट जाएगा, ये 90 से कटेगा, 450 आ गया, और इन दोनों को घटाएंगे यानी 60 का उसको ओवरऑल अंतर मिलेगा सेलिंग प्राइसेस के अंदर, जो ये ऑप्शन है ये सही है। तो क्वेश्चन में दम वाली बात नहीं थी, बस अपन को ऊपर नीचे चीजों को थोड़ा सा वही है, बस लेंदी वाली साइड है ये क्वेश्चन, ठीक है। पहली बार में वैसे भी मार्क रिव्यू कर देंगे तो बेटर रहेगा ज्यादा। थर्ड नंबर पे आओ, ऑन अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन आर्टिकल, 10% का डिस्काउंट दे रहा है एक आर्टिकल पे, मतलब आर्टिकल की प्राइस 100 मान लो, अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 90 में बिक रहा है आर्टिकल। लेकिन अब एक चीज भाई, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी ये मार्क प्राइस, बिक रहा है मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये ध्यान में रखना। अब देखो शॉपकीपर को 20% का फायदा होता है, अरे भाई 20% का फायदा होता तो वो एसपी पे होगा, यानी 90 गुणा 100/120 से मैं एसपी निकाल पाऊंगा। 30 से काट रहा हूं मैं 3 बार और 4 बार, ये कटेगा 25 बार, यानी 75 जो है वो सीपी आ गई आइटम की। ये मार्क प्राइस उसने कर रखी थी, फिर उसने कुछ डिस्काउंट दिया तो वो इतने में बेचा, हर एक चीज मेरे पास में है। अब देखो इसने आगे कंडीशन दी होगी कि अगर वो डिस्काउंट 20% का ही देता, भाई डिस्काउंट तो अभी भी मार्क प्राइस पे ही देगा, 100 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 80 में बेचता, तो पूछ रहा है गेन कितना होता, भाई 75 की चीज है 80 में बेची जाती है तो 5 का फायदा होता 75 पे होता, इनटू 100 कर देंगे, ये इससे कटेगा 15 बार, 100/15 की फ्रैक्शन क्या होती है 6 से ही 2/3, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर एकदम से। मतलब चीजें मुश्किल नहीं है, अपन को क्या करना है, टू द पॉइंट चलना है, मतलब जितना उसने बताया वो कर लो, पक्का आंसर आएगा। आओ 4 नंबर पे, 12 मैन और 18 बॉयज हैं, वो इतनी देर काम करके 60 दिन में काम को कर सकते हैं। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क मतलब पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। और इफ अ मैन वर्क्स इक्वल टू 2 बॉयज, यानी कि एक मैन का काम 2 बॉय के काम के इक्वल है, यहाँ से एफिशिएंसी मिलेगी अपन को, हेल्प देगी ये चीज। तो हाउ मेनी बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू हेल्प 20 मैन टू डू ट्वाइस द वर्क 50 डेज और 9 आवर। एमडीएच का क्वेश्चन है भाई, इजी पड़ेगा, देखो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इसने बोला 12 मैन और 18 बॉयज काम कर रहे हैं, 12 मैन और 18 बॉयज काम कर रहे हैं, ये 7.5 घंटे काम करते हैं, यानी 15/2 घंटे काम करते हैं। मैंने मैन लिख दिया, अब ये मान लो आवर मान लो, और अब दिन आ जाएंगे, दिन है 60, एमडीएच लगा दिया, अपॉन में आता है वर्क, ये पूरा एक काम था यानी 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस काम का डबल काम करना है। देखो इसने बोला था कि ट्वाइस द वर्क, तो 2 आ जाएगा। मैन कितने हैं, एक्स मान लेता हूं, मेरे को पता ही नहीं है मैन कितने हैं। डे उनको कितने लगाने हैं, 50 दिन लगाने हैं, और आवर उनको 9 लगाने हैं। मैं यहां से जो भी एक्स निकालूंगा फिर मैं इस 20 मैन की हेल्प लूंगा, पहले मैं इस चीज को सोल्व करके एक्स पे जाऊंगा। अब देखो मैं पूरे क्वेश्चन को एक ही चीज में ले आता हूं, तो 12 मैन है, 18 बॉयज का मतलब 9 मैन हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 बॉय का एक आदमी बन रहा है, तो 18 बॉयज का 9 मैन बन जाएंगे। 12 और 9 21 आदमी बन गए, यहाँ पे 21 मैन लिख देता हूं मैं, इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो पूरा क्या होगा भाई, इस 2 से ये 2 कटेगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 15 3 बार, और 6 3 18 है ना, ये 9 से 18 इधर 2 बार कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 21 दूनी 42 मैन, यानी कि 42 आदमी पूरे चाहिए इस काम को करने के लिए। लेकिन इसने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे पास में 20 आदमी हैं, यानी अब बच गए कितने, 22 आदमी चल गए। ये पहले से मैन थे, लेकिन 22 आदमी थोड़ी बताने हैं, इनकी हेल्प कौन कर रहा था कि हाउ मेनी बॉयज रिक्वायर्ड। तो अगर एक आदमी 2 बॉय के बराबर है तो 22 आदमी 44 बॉय के बराबर है, तो या तो 22 आदमी लगा दो या 44 बॉय लगा दो, बात एक ही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है, कोई भी आके काम करे, अपन को आंसर निकालना है। 5 नंबर पे आते हैं, एक इनलेट टैप है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिंप्लीफाई इजिली हो जाएगा। इनलेट टैप है वो 10 घंटे में भरती है, 10 घंटे में भर रही है, वाई वाली 15 घंटे में भर रही है, लेकिन एक आउटलेट है जेड वाली, वो 20 घंटे में खाली कर देती है, 20 में खाली कर देती है। ये माइनस है, बाकी दोनों प्लस हैं, एलसीएम 60 आ गया, ये 6 ये 4 और ये 3। अब ये बोल रहे हैं कि अल्टरनेट आवर्स पे खोला जा रहा है, टैप एक्स को सबसे पहले, फिर वाई को, फिर जेड को खोला गया, सोन चलते गए, कितनी देर लगेगी भरने में। इजी है, कैसे करोगे बताओ भाई, मेरे को 60 काम करवाना है, तो पहले घंटे में 6 काम होगा, दूसरे घंटे में 4 काम होगा, और तीसरे घंटे में 3 काम कम हो जाएगा, क्योंकि पानी निकाल देगी ये वाली पाइप। तो 10 भरा 3 खाली किया, मतलब ये 7 काम कर रहे हैं 3 घंटे में, मान रहे हो। अब मुझे 60 पे जाना है, तो मैं इसका मल्टीपल देखूंगा, 8 बार 56 होता है, इसका भी 8 टाइम्स कर दो तो 24 मिनट लग गए, मतलब 24 से तो पक्का बड़ा आंसर आएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में से एक आएगा,
अब देखो सिर्फ मुझे 4 काम और करवाना है और वो 4 काम अब x वाला बंदा आएगा वही कर देगा, मतलब x वाली टैप ही कर देगी। ये तो 6 काम करता है, मुझे तो सिर्फ 4 ही चाहिए, यानी 4/6 मिनट और ले लेगा या फिर घंटे और ले लेगा। तो चॉइस सही 2/3 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसको सोल्व कर दिया मैंने और चॉइस में जोड़ दिया, इजीली आ गया। 6 नंबर पे आओ। डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेंस का कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई करके आए हुए हो, इसलिए अपन इतना ज़्यादा मतलब कंसाइज कर रहे हैं। जो ओलिव बोर्ड के अपन टेस्ट करते हैं जो अभी 2026 वाले हैं, उनमें बहुत डिटेल से आसपास के सारी चीज़ें अपन देखते हुए चलते हैं। इनमें वो सब नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब आपको भी पता है कि टाइम की मतलब कितना ज़्यादा महत्व है। आप भी क्विकली चाहोगे कि मैं बस जो मेरी दिक्कत आई क्या आई वो सीख के निकल जाऊँ, तो बस वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो क्या बता रहा है 6 में कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो अर्न किया सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। टाइम 2 साल दिखा मुझे और इसमें से प्रिंसिपल घटाना पड़ता है भाई, ये अमाउंट होता है उसमें से प्रिंसिपल घटाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। ये क्या है? ये ट्वाइस है। ट्वाइस किसका है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम 2 और अपॉन 100 का। इस इक्वेशन को सोल्व करो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है भाई, पी तो कट जाएगा क्योंकि देखो ये और ये पी कॉमन निकलेगा। मैं ऐसा कर देता हूँ यार वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 1 प्लस रेट अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 और बराबर में अब ये चीज इधर इधर सोल्व कर लेंगे अपन। मतलब कि मेरे को क्या दिखा कि पी से पी कट गया, फिर देखो 4 से 100 को काट दो 25 बार, यहां से निकाल लो 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर और ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा r/25 में, यानी मेरे को मिलेगा r प्लस 25 और बटे 25 ये मिलेगा। अब देखो 2 तरीके के ऑब्वियसली स्टूडेंट निकलेंगे। एक तो इसका क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करेंगे, उससे ज्यादा बेटर मैं ये मानता हूँ कि आप ऑप्शन पुटिंग कर लो। कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए उस चीज के लिए, लेकिन आंसर जल्दी देके जाएगा। देखो मैंने 200 रखा, 200/100 2 होता है, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 9 आ रहा है। इधर देखो 200 और 25, 225/25 करेंगे 9, 9 बराबर 9 आ गया। मतलब मैं बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाया। अगर मान लो चौथा भी ऑप्शन होता ना आंसर करेक्ट वाला, तो भी अपन ऑप्शन से ही जल्दी कर पाते, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे पता है 2/100 करूंगा तो 1/50 आ जाएगा, वो तो बहुत अजीब सी वैल्यू चली जाएगी। 4 में भी ऐसा ही होगा। 400 में पुट करता, मैं 200 और 400 ही पुट करता इस क्वेश्चन में, इजीली आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सही हो जाएगा। आ जाओ 7 नंबर पे। एक पर्सन है, ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। एक पर्सन है, उसने अभी अब देखो मतलब ये है कि आखिर ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ है और अभी फिर आया। अभी इस बार भी आपने अगर सेम मतलब मिस्टेक रिपीट करी तो फिर भैया रिवीजन में कमी है या फिर सीखने में दिक्कत है। मतलब अब की बार तो ये फिर सही होना ही चाहिए था, या फिर चलो कोई नहीं, अभी मतलब इसको नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना, एग्जाम में अगर ऐसा है तो फिर ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन है, उसने 1,20,000 रुपए छोड़े हैं और 2 बेटों के उनके पास में ये पैसे जाएंगे। एक 14 साल की उम्र का है, एक 12 साल की उम्र का है। ये छोटा है, ये बड़ा है और इक्वल अमाउंट मिलते हैं इनको जब ये 18 साल के हो जाते हैं। भाई ये भी 18 का, ये भी 18 का, तो इसने तो 6 साल पैसों का ब्याज खाया होगा, इसने 4 साल खाया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे मान लो कि इस वाले बंदे ने x रुपए लिए हैं और ये कभी मत करना कि 1,20,000 माइनस x, इसको वही मान लेना अपन, क्योंकि रेशियो पे जाएंगे x और y के। तो देखो मैं क्या करता हूँ भाई, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले वाले बंदे ने x रुपए, सिंपल इंटरेस्ट है देख लेना, तो x और प्लस में अब क्या आएगा, x रुपए के ऊपर 4 साल के लिए 5% के रेट से ब्याज खाया। ये बराबर मिला, मतलब ये तो अमाउंट हो गया, ये बराबर मिला y रुपए के ऊपर y इंटू इसने 6 साल खाया, 5 के रेट से खाया और बटे 100। कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई करो ऐसे। एक चीज और बोली है इसने क्वेश्चन में कि मतलब ये पूछ अपन से यंगर वाले का शेयर रहा है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। भाई 20 से 100 5 बार कट गया, 5 और 1 6x/5 आ जाएगा। इधर 5 से 100 20 बार कटेगा, 6/20 को सोल्व करेंगे 3/10 आएगा, तो 10 और 3 13y/10 आ जाएगा। ये 2 बार काट दिया, ये उधर चला जाएगा, x/y की वैल्यू 13/12 आ गई। मतलब कि दोनों का जो पैसा है वो 13 और 12 के रेशियो में रहा होगा। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। देखो 1,20,000 रुपए थे, ये 13 और 12 के रेशियो में मिले हैं, मतलब टोटल 25 की वैल्यू है। ये वैल्यू बटा किसकी? अब मुझे किसकी चाहिए? यंगर वाले का शेयर चाहिए। ये यंगर बेटा था, यानी कि मुझे बाद वाले की वैल्यू चाहिए। बाद वाले का मतलब वाई वाले बंदे का, यानी 12 की वैल्यू चाहिए मुझे। 25 से इसको काट लो, 25 से ये कटेगा, 25 से 4 बार 100 कट गया, फिर 20 बचेगा, 200, 25 8 200 आ जाएगा। 48,000 को 12 से गुणा, नहीं 4800 को 12 से गुणा, 00 लगे, 12 8 96, 9 कैरी लगी, 12 चौके 48
और 9 आ जाएगा 57, यानी 57,600 रुपये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड वाले बंदे को मिलेंगे। फर्स्ट का पूछा तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे 13 की वैल्यू निकाल रहा होता, वो इजी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 नंबर पे आप, इसमें क्या बता रहा है, एक मैन है, उसने बोरो किया है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक और प्रॉमिस किया कि वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे देगा। अपन भी कोई चीज लेके आते हैं ईएमआई पे या इंस्टॉलमेंट में, तो वो हमेशा हर महीने इक्वली कटती है। रेट उसने 12.5% की लगाई है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है, और इंटरेस्ट जो है उसने वो 520 रुपए दिया है। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है। देखो इजी क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट की जरूर थोड़ी सी मुश्किल या लेंदी होती है, सोचने पे मजबूर करती है। ये तो बहुत ईजी होती है, कुछ नहीं करना इसमें। अपन को बस क्या करना है, वैल्यूज को सिंपली, देखो मैं बताता हूँ, 12.5 का फ्रैक्शन 1/8 होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 8 पे 1 का ब्याज, यानी 8 से जो अमाउंट वो 9 बन रहा होगा पैसा। अब 2 साल की बात है तो अगली बार भी 8 से 9 ही रहेगा, बस इसका स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही करना होता है। यानी कि देखो ये, अब इसको है ना, अगर मैं एग्जाम में कर रहा होता तो मैं कैसे करता, मैं बताता हूँ कि भाई 8 से 9 अगले साल इनका स्क्वायर होगा, यानी यहाँ तो 64 आएगा और यहाँ 81 आएगा। अब भाई ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट तो सेम रहेगी अपनी हर साल, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो सकती है। यानी कि इसको भी 81 बनाना पड़ेगा, तो 9 से गुणा कर दो पूरे को, यानी ये देखो 9 से गुणा करके ये 81 बन गया, इसको भी फिर 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 72 बन जाएगा। अब ये तो मेरा क्या है, जो मैंने पैसा लिया वो, यानी कि 136, और 81 और 81 क्या है, मेरी किस्तें हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 8 और 8 16, यानी 162 रुपए मैंने चुकाए होंगे इतने लेके। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दे रखे हैं वो रख दो भाई। 520 जो है वो इंटरेस्ट था, भाई इंटरेस्ट यही तो चुकाया उसने, इन दोनों का अंतर कितना है, ये अंतर देख लो, ये है 22 और 4 26 का अंतर है। ये मुझे निकालना क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट 81 रुपए की जा रही थी, 81 की वैल्यू निकालनी है। कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब आप इसके बाद में अमाउंट पूछेगा अमाउंट निकाल दो, प्रिंसिपल पूछ रहा है वो निकाल दो, अंतर यानी ब्याज पूछ रहा है वो निकाल दो, हर एक चीज इजिली हो जाएगी। 20 बार कटेगा, ये आ जाएगा 1620, यानी इतने रुपए की उसकी EMI गई होगी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 9 नंबर पे चल लेते हैं। रिजवान है, उसके पास में एक बॉक्स है, उसमें रेड और ब्लू मार्बल्स हैं। रेड मार्बल और ब्लू मार्बल का रेशियो दे रखा है इसने 5:4। इसने बताया कि 5 रेड मार्बल्स लॉस्ट हो गए। अब ये मत कर देना 5 में से 5 ही गायब हो गए, ये रेशियो है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसने क्या बोला कि जो रेशियो है वो 10:9 बन जाता है। कितने मार्बल्स उसके पास में अब हैं, ये पूछ रहे, ही हैव नाउ। भाई कितना इजी क्वेश्चन। देखो अगर मान लो मेरे पास में ये वाले खोए हैं, मतलब ये जितने पहले थे उतने ही अब हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम कर दो आप। तो इसको मैं 9 से गुणा कर रहा हूं, यानी ये 45 और 36 बन गया। इसको 4 से गुणा कर देते हैं, यानी ये 40 और 36 बन जाएगा। ये सेम है, ये देखो कम हो गए, 5 ही कम हुए और 5 ही वैल्यू दे रखी थी, यानी वैल्यू बटा किसके करूंगा तो 5/5, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 ही आ गया। यानी ये जो चीजें लिखी है यही मेरे आंसर है। इसने पूछा अब उसके पास में कितने मार्बल है, तो अब 40 और 36 यानी 76 उसके पास में मार्बल है, जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी चीजें, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मैं बात कर रहा था, पर ठीक है फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानता हूँ प्रेशर रहता है, पहली बार में भी नहीं हो पाते हैं, बाद में सबने कर लिए होंगे ये क्वेश्चन, इतने भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वही है कि ये नहीं है लाजमी चीजें पेपर के हिसाब से। 12 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 123.8। इसको अब बेसिक मेथड से नहीं जाना होता है, अपन क्या करते हैं इसमें डेविएशन लगाते हैं। देखो आगे क्या बता रहे हैं कि ईच ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज इंक्रीज बाय 15। पहले 15 नंबरों को अपन ने, सॉरी पहले 4 नंबरों को 15 से बढ़ा दिया, यानी टोटल अपन ने 60 वैल्यू अभी तक बढ़ा दी है। 4 × 15 60। बचे हुए नंबर्स को उसने चेंज नहीं किया, तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा पूरे 12 नंबर्स का। अरे भाई जो ये 60 बढ़ा है ये पूरे 12 नंबर्स पे इफेक्ट डालेगा, तो कितना इफेक्ट डल जाएगा, इवेंचुअली एवरेज में टोटल 5 बढ़ जाएगा। तो 123.8 में 5 जोड़ दूंगा, यानी 125.8 करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉरी 23 और 5 28, 128.8, यानी ये जो है ये सही है। मतलब अब देखो अगर मैं बेसिक से जाता तो मैं क्या करता, A1 से लेके A12 तक का एवरेज मैं लिखता, उसे 123.8 मानते, फिर पहले 4 नंबरों में 15 बढ़ाते तो 60 बढ़ता। भाई बात तो वही पड़ गई ना कि इसको इससे फिर गुणा करते, वो 60 घटाते, 12 का भाग लगता। इतना नहीं करना है, हर बार मैंने बताया लिकेशन लगाना है, पहले इतना था अब 60 बढ़ गया, वो पूरे 12 पे इफेक्ट डालेगा, मतलब 5 का टोटल चेंज आ जाएगा और प्लस में आएगा, तो 128.8 आ जाएगा 11 नंबर पे। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, सुरभि मल्टीप्लाइड ईच नंबर बाय 5, यानी कि हर एक नंबर को उसने 5 से गुणा कर दिया
और ऐड कर दिया 5 उस रिजल्ट में और फिर एवरेज निकाला, ठीक है। अदर हैंड पे मुरली है, उसने 5 ऐड किया पहले, फिर मल्टीप्लाई किया रिजल्ट को 5 से। देखो कितना फर्क है, दोनों थोड़ा सा लैंग्वेज सही, और एवरेज निकाला। भाई ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, दोनों बराबर चीजें हैं, ठीक है। इसको सोल्व करो, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस में 25। 5x से 5x कट गया, प्लस का 5, ये 25 इधर आके घटेगा, यानी माइनस का 20 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इसका आंसर अगर x है, इसका y है, तो दोनों का अंतर बताओ। यही निकाल दिया अपन ने, तो माइनस का 20 ही आ जाएगा। ऐसा समझ लेना कि इसकी वैल्यू x थी, ये वैल्यू y थी, इन दोनों को घटाना था, 5 माइनस 25 क्या, माइनस 20 आ गया। करने की ज्यादा नीड नहीं पड़ी, इजी था ये तो बहुत। 12 नंबर पे आओ। ABCD एक स्क्वायर ट्रैक है, ऐसे बना लेते हैं स्क्वायर ट्रैक को, ठीक है। A B C और D। भाई अगर ज्योमेट्री वाले चैप्टर में दिमाग में विजुअलाइजेशन चल रही है ना कि क्या क्वेश्चन में दे रहा है, वो दिमाग में इमेज बन पा रही है, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, PQRS एक अनदर स्क्वायर ट्रैक है, जो PQRS कहाँ पे है, मिड पॉइंट्स पे है इनके। तो मतलब P वाला यहाँ है, Q यहाँ है, R यहाँ हो जाएगा और S यहाँ हो जाएगा, यानी ये एक अलग स्क्वायर ट्रैक बन जाएगा, ठीक है भाई। अब इसने क्या बताया कि दो फ्रेंड्स हैं, करण और तरन, वो P पे खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं दोनों। करण तो है वो ABCD पे जाता है इधर, और जो तरन है वो इधर जा रहा है। ये करण है, ये तरन है, दोनों जा रहे हैं। दोनों की स्पीड्स का रेशियो 2:3 है, इसका 2 है तो इसका 3 स्पीड है। रेशियो बताना है, टाइम टेकन बाय कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड में इनको कितना टाइम लगा ये अपन को बताना है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, एक चीज समझना, मेरे को एक बात बताना कि इनको जो टाइम लगा है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, कि दूरी अपॉन स्पीड करके निकाल सकते हैं। भाई स्पीड्स का रेशियो है मेरे पास में, बस मुझे दूरी की तरफ जाना है। पहले वाले स्क्वायर के अंदर मैं दूरी, मैं कुछ भी मान सकता हूं मेरे हिसाब से, क्योंकि दूरी नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, कुछ भी मान लो। तो मैंने मान लिया कि ये जो दूरी है ना, ये 2x है। अब देखो इसका मानने का फायदा क्या है, मेरे दिमाग में 2 स्टेप आगे की चीजें चल रही हैं कि अगर ये 2x है तो ये इतनी दूरी x है, और अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ये 2x थी तो ये 2x हो गई, इसका आधा x हो गया। अब ये दोनों x है, तो ये एक मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल होता है, यानी ये हाइपोटेनस हो गई, यानी ये √2x आ गई। तो ये चीजें 2 स्टेप मेरे आगे दिमाग में चल रही थी। अब देखो अगर मैं इसको x ले लेता तो ये x/2 लेनी पड़ती, फिर उसका अपन √2 करते तो थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड बनता। तो ये चीजें पहले से दिमाग में अपन को घुमानी पड़ती है, प्रैक्टिस से आती है ये वाली चीज। इजीली आप भी मतलब जैसे क्वेश्चंस को 2-3 बार करोगे, ये सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसलिए दिमाग में अपने आप आ गई ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो पहले वाला बंदा 2x इंटू 4, भाई पेरीमीटर यही होता है, इतना ही तो घूम के आएगा, 2x इंटू 4। और किस स्पीड से जा रहा है पहले वाला बंदा, 2 की स्पीड से। दूसरे वाला बंदा जा रहा है √2x इंटू 4, इतनी दूरी पे जा रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या, मैं कुछ भी मान सकता था इसको, आपकी मर्जी, आप 100 मान लो। 100 मानोगे तो ये 50 हो जाएगी, ये 50 √2 हो जाएगी, फिर भी कटेगा, बात यही आनी है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, x मान लो y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x से x कट ही जाना है वैसे भी, ठीक है। अब देखो ये 3 इधर जाए, इधर √2 बचेगा, यानी 3:√2। ये जो है इनके टाइम्स का रेशियो हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। सिर्फ कैलकुलेशन थी, कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम बस दिमाग में होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था। 13 नंबर पे आओ। एक बॉय है, वो स्टार्ट हुआ है अपने हाउस से बाइसिकल के ऊपर 10 बजे 12 की स्पीड से। तो 10 बजे निकला है और 12 की स्पीड से निकला है। उसका बड़ा भाई 1 घंटे 15 मिनट बाद में निकलता है। अरे भाई मतलब 1 घंटे और 15 मिनट बाद में निकला है, यानी ये 1 घंटे 15 मिनट चल चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। ये 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, 15 मिनट को मैं बदल रहा हूँ घंटे में, 1/4 हो जाएगा, यानी 5/4 घंटे ये वाला बंदा 12 की स्पीड से चल चुका है, यानी 15 किलोमीटर जा चुका है। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, 15 किलोमीटर चला गया है ये, यानी कि यहाँ स्टार्ट किया था इन्होंने, ये यहाँ पहुंच गया, ये 15 किलोमीटर की दूरी है। अब आगे चलो क्वेश्चन पे। इसने क्या बताया कि अब भाई निकलता है, स्कूटर से निकलता है, तेज चलेगा ऑब्वियसली, सेम पाथ पे निकलता है, 1:30 बजे उसे पकड़ लेता है। ये 1 घंटे 15 मिनट बाद में निकला था इसके, यानी कि वो निकला था 11:15 पे। अब मान लो ये चलते गए, यहाँ पे उसने इसको पकड़ लिया 1:30 बजे, यानी कि 11:15 से 1:30, इसका मतलब क्या हो गया, देखो 11:15 से 1:15 तक 2 घंटे, ऊपर 15 मिनट और, यानी 2 सही 1/4, मतलब 9/4 घंटे में उसके भाई ने उसे पकड़ लिया। यानी कि वो 15 किलोमीटर की दूरी उसने कवर करी होगी उस टाइम के दौरान। 15 किलोमीटर की दूरी को कवर करना ही मतलब तो ये हो गया ना कि उसने उसको पकड़ लिया। तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करी 9/4 टाइम में, बटे वाला 4 ऊपर भेज दिया बराबर में।
अब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जब भी जाती हैं तो स्पीड्स को अपन घटाते हैं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। यानी कि पहले वाले भाई की स्पीड 12 थी, अब वाला ज्यादा की स्पीड से आ रहा होगा तो उसे मैंने x माइनस 12 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 5 बार, 20/3 आ गया और वो 12 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये x की स्पीड आ जाएगी बड़े वाले भाई की। तो 12 3 36 और 20 56, 56/3 स्पीड होगी बड़े वाले भाई की, मतलब 18 सही 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एकदम इजी पीजी चीज है। चीजों को बस कैसे एकदम सटीक तरीके से चलते आओ, अपने आप आंसर निकलेंगे। 14 नंबर देख लेते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बता रहा है कि, ठीक है 14 नंबर पे आओ, इसमें क्या बोल रहा है, ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर इन 100 मीटर रेस। ठीक है, यानी कि अगर ए वाला बंदा, ए और बी, ठीक है, 20 मीटर से बीट कर रहा है 100 मीटर की रेस में, ए बीट कर रहा है, मतलब ये अगर पूरा 100 जाता है तो ये 80 ही जाता है। ये इनकी डिस्टेंसेस का रेशियो है। अगर मैं इसको सोल्व करके निकालूं तो ये 5:4 आ जाएगा। अब इसने बताया कि ए जो है अपनी स्पीड को डिक्रीज कर लेता है। एक बात बताना मुझे, जब भी आप रेस कर रहे होते हो, मान लो ये रेस ट्रैक है, ए और बी ने दोनों ने यहां से चलना चालू किया है, ए वाला बंदा यहां पहुंच गया और बी वाला बंदा मान लो यहीं पहुंच पाया। यही तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि बी वाले बंदे ने तो 80 ही ट्रेवल किया और ए वाला बंदा पूरा 100 ट्रेवल करके चला गया। एक बात बताना बस कि जैसे ही मान लो ट्रिगर बजता है या फिर जैसे ही गेट सेट गो स्टार्ट होती है रेस, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हो और सेम टाइम पे पहुंच रहे हो, तो जब ए वाला बंदा यहां पहुंचेगा जब भी तो बी वाला बंदा यहां पहुंचेगा। एग्जैक्टली यानी कि जो भी टाइम होता है रेस के अंदर वो सेम होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो, ये डिस्टेंस है यही अपनी स्पीड का रेशियो रहेगा। अब देखो ए ने तो क्या किया, अपनी स्पीड को डिक्रीज कर लिया 20% से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं 100 और 80 ले लेता हूं, चलो आपके लिए बेटर हो जाएगा। ए ने तो 20% से अपनी स्पीड को डिक्रीज किया, मतलब 80 कर लिया, काटो ही मत इनको। और बी ने इंक्रीज कर ली 20% से, 800 क्यों लिख दिया, 80 आएगा ना, ठीक है। 80 से 20% इंक्रीज करेगा मतलब कितना, 96 की स्पीड कर लेगा। अब इस चीज पे आ जाओगे, मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, पूछ रहा है कि देन इन अ 100 मीटर रेस ए या बी, मतलब कौन किसको हराएगा। तो भाई ऑब्वियसली बी हरा रहा है, जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का, यानी ये स्पीड का निकाला है तो ये डिस्टेंस का बन जाएगा। यानी कि बी वाला बंदा आगे निकल गया, बी क्या देखो ज्यादा टाइम वो है ना, स्पीड भी ज्यादा है मतलब दूरी भी ज्यादा कवर करेगा, यानी बी जीत रहा है। बी जीत रहा है मतलब बी बीट करेगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से कोई सा आएगा। अब देखो बी ने 16 मीटर से इसको हरा दिया और बी वाला बंदा रेस पूरी कर रहा होगा तो 100 की दूरी थी अपनी, 96 से कर रहा है और 16 से उसको हराया है। ये 6 बार कट गया, 100/6 करेंगे 16.66 आएगा। लेकिन अब मैं एक चीज बताता हूं बस कि इस क्वेश्चन में एक कंट्रोवर्शियल चीज है कि इस क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग आंसर गलत है, बाकी आई डोंट नो, मतलब इट कैन बी करेक्ट ऑल्सो। लेकिन देखो मतलब ऐसा है कि अपन एक चीज ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 100 मीटर भगवा दूं पूरा, तो देखो क्या होगा, अगर ये वाला बंदा 100 मीटर भागेगा, 80 वाला बंदा, तो अभी भी ये इसको 16 से हरा रहा है, तो देखो इसको 5 बार काटेगा और ये 20 आ जाएगा। अब इस केस में तो उसने उसे 20 मीटर से हराया, इस केस में 16.66 से हरा रहा है, मतलब ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो ये इसमें कंट्रोवर्शियल चीज है। अब देखो मैं बताता हूं इसका एक रीजन समझना कि भाई मैं बी वाले बंदे को अगर 100 भगाऊंगा तो ए वाला बंदा उससे 20 ज्यादा भागेगा, मतलब ए वाला बंदा 120 भाग जाएगा। पर भाई एक चीज बताओ, 100 मीटर की रेस में कोई बंदा 120 कभी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो आंसर ये दे रखा है मुझे पता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं इसे ऐसे मान रहा हूं कि ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज है, ये ज्यादा सही है। क्यों, क्योंकि देखो जब रेस पूरी करेंगे तो बी वाला बंदा पूरा 100 जाएगा, मैंने उसे 100 भगा दिया, और ए वाला बंदा उसे 16.66 पीछे रह जाएगा, यानी यहां रह जाएगा। क्वेश्चन में एग्जैक्टली देखो यही चीज लिखी गई है कि देन इन 100 मीटर रेस, तो वो 120 नहीं जा पाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें मैंने बताई हैं, बाकी देखो जो भी है समझा दिया है, चीजें समझ लेना। बाकी जिस हिसाब से भी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वैसा अपन करेंगे, तरीका बाकी यही रहेगा। ठीक है, 15 नंबर पे आ जाते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इतनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इतनी है, कितनी देर के लिए ट्रेन पर आवर रुकती है। भाई देखो ट्रेन जो है वो अगर लगातार चलती जाए तो वो 50 की स्पीड से जाएगी, लेकिन अगर वो रुक रुक के अपन उसका स्पीड देखें तो वो 40 ही है, यानी कि जो ट्रेन है वो 50 - 40 10 की स्पीड कम हो रही है उसकी, किसकी वजह से, स्टॉपेजेस की वजह से। तो मुझे तो भाई ये निकालना है ना कि टाइम कितना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 10 किलोमीटर उस ट्रेन ने
कम ट्रेवल कर पाया इस स्पीड से। भाई इनका मतलब यही तो है ना कि 50 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, 40 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में स्टॉपेजेस की वजह से, यानी वो 10 किलोमीटर कम चल पा रहा है। और अब ये बोल रहे हैं कि कितनी देर ट्रेन रुकी। भाई रुकने का जब भी तो अपन बता पाएंगे जब उसकी अपन एक्चुअल स्पीड से उसको भाग लगा दें, तो 50 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 10/50 यानी 1/5 आ गया, लेकिन अपन को तो आंसर मिनट्स में बताना है, तो उसको ये तो घंटे हैं 60 से गुणा कर दो, यानी 12 मिनट जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जिसको ये चीज समझ में नहीं आई ना कि ये मैंने क्या किया है, मैंने क्या घंटे क्या बोला, वो दिमाग में एक चीज बिठा लो कि आपको लिखनी है डिस्टेंस लॉस्ट। एक फॉर्मूला बना लो अपने दिमाग में कि जो डिस्टेंस लॉस्ट हुई है वो और अपॉन में एक्चुअल जो स्पीड है वो, ठीक है, वो निकाल लो। वही आपकी जो है वो कितनी देर रुकी है वो इजिली यहां से निकल जाएगा। 16 नंबर पे आओ। एक बोट है वो डाउनस्ट्रीम की जो उसकी स्पीड है वो 150% ज्यादा है अपस्ट्रीम से। ये तो ज्यादा होती है, इसने 150% ज्यादा बता दी। तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि जो x + y है और जो x - y है इनका रेशियो अगर ये 100 है तो ये इससे 150 ज्यादा यानी 250 है। इजी सी बात है, इनको अगर चाहो तो काट लो, ये 5/2 आएगा। बाकी देखेंगे क्या पता कौन सा की नीड पड़े इसकी या इसकी। टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 80 किलोमीटर तो जा रही है डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम। तो भाई यहां मैं 5x ले लूं, यहां 2x ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मिला के उसको 8.2 घंटे लग रहे हैं। 8.2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 को मैं क्या करता हूं मिनट में बदल लेते हैं, तो 2/10 यानी 1/5, 5 को 60 से करेंगे यानी 12, 8 घंटे और 12 मिनट। लेकिन अपन 8 से 1/5 लिख लेंगे, 8 पंजे 40 हो रहे, 41/5 घंटे लगते हैं, ये ज्यादा बेटर है। तो वो पूछ रहा है स्पीड बोट की डाउनस्ट्रीम में कितनी है, मतलब एक्स निकालना है, बेसिकली बात ये है अपन को। तो भाई कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लो, ऐसे हम ले लो 5 से ये 10x आ गया, ये 160 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा और ये 41/5 आ गया। 25 और 6 31 10 41 आ गया, यानी कि 410/10x आ जाएगा। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, x की वैल्यू 5 आ गई। मुझे डाउनस्ट्रीम की बतानी है, x की वैल्यू 5 आई है, यानी कि ये थी डाउनस्ट्रीम की, तो 5 पंजे 25 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर अपस्ट्रीम की पूछ लेता तो 2 से गुणा कर देते 5 को, तो 10 आ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर पे चलते हैं। एक ड्रिंक है जिसमें चॉकलेट और मिल्क है, मतलब चॉकलेट और मिल्क की एक ड्रिंक है जिसमें 8% प्योर चॉकलेट है बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर मेरे पास में 100 लीटर का ये सॉल्यूशन होता है तो उसमें से 8 लीटर उसमें चॉकलेट है और बाकी का जो 92 लीटर बच जाता है वो मिल्क है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इसमें ऐड कर दिया जाए टू 50 लीटर्स ऑफ द ड्रिंक। अच्छा 50 लीटर दे रखा है उसने, ठीक है भाई, हटाओ फिर सारी चीजें। 50 लीटर की मेरी ड्रिंक है, उसमें 8% प्योर चॉकलेट है, अगर निकालूंगा तो 4 लीटर चॉकलेट आ जाएगी और बचा हुआ 46 लीटर इसमें क्या बच जाएगा, मिल्क बच जाएगा। अब इसने क्या बोला, 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क ऐड किया अपन ने इस 50 लीटर्स में, यानी अब मेरा दूध जो है वो 60 लीटर बन गया, चॉकलेट अभी भी 4 ही रहेगी, तो 4/60 और इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। 100/15 का फ्रैक्शन होता है 6 सही 2/3। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पर मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि एलिगेशन से ज्यादा मुश्किल ही पड़ जाएगा, क्योंकि देखो बताऊं मैं कैसे। देखो इधर मतलब 8 रहेगी, जब अपन मिलाएंगे 10 लीटर उसमें 0 निकल के आएगा और x, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, इधर ये x आएगा, इधर आएगा 8 - x, तो x/8 - x, ये तो था 50 वाले लीटर में और ये 10 लीटर के अंदर बातें थी, तो ये 50/10 के बराबर आ जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर 6 सही 2/3 आ जाएगा। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजिंग या फिर मुश्किल है, इसके बेटर कंपेयर में बहुत ज्यादा इजी था ये वाला मेथड। तो बाकी कईयों को मतलब ऐसा होता है कि हमें एलिगेशन मेथड भी बताओ, तो उसके लिए बता दिया है। 18 नंबर पे आ जाओ। ये 2 इक्वेशंस दे रखी है, कॉमन रूट है इनका, ए कॉमन रूट 1 है, तो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। देखो 2 मेथड है इसके भी। पहले ये बता देता हूं कि जब अगर बोथ रूट कॉमन होता ना तो उसकी कंडीशन क्या होती, बोथ कॉमन रूट। ठीक है, बोथ कॉमन रूट में ऐसा होता है कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, ax² + bx + c, या फिर a1 बोल दो और b1 ऐसे मान लो, तो a1/a2 = b1/b2 = 7/c2 हो जाता है। अब इसके अंदर यहां बता देता हूं मैं, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको सोल्व करके x निकाल दो और जो भी मतलब रूट आता है वो इसमें पुट करके चेक कर लो कि कौन से पे वो कॉमन बन रहा है, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। एक दूसरा मेथड होता है जो यही है, उसमें क्या होता है, एक रूट कॉमन की कंडीशन लिख देता हूं मैं, क्या होती है 1 रूट कॉमन में। ठीक है, अपन इक्वेशन ले लेते हैं ऐसे कि ax² + bx + c = 0 है, और एक है dx² और प्लस में ex और प्लस में f = 0।
इनके लिए मैं कंडीशन लिख देता हूं, ये गुणा ये माइनस ये गुणा ए ई माइनस बी डी, फिर इनटू में होता है बी एफ और माइनस में ई सी, और ये बराबर होता है ए एफ और माइनस में डी सी और इसका होल स्क्वायर। अभी आप क्या करना है कि इस वाले क्वेश्चन में ये इक्वेशन लगाना, ये मेथड लगाना और इसका जो कॉमन रूट है उससे के की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, इजीली निकल जाएगी। पर मैं ऐसे मानता हूं कि आप है ना एग्जाम में मतलब ये वाली वैल्यूज को गुणा और मतलब ऐसे करोगे ना, उससे ज्यादा बेटर मेथड रहेगा कि आप बहुत क्विकली इसका रूट निकाल पाओगे और वो इसमें पुट कर पाओगे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब प्रेफरेबल मेथड है। तो देखो इसके रूट्स निकाल लेते हैं अपन। दो तरीके हैं, या तो इसका फैक्टराइजेशन कर लो, इसको दो में तोड़ लो, या फिर आप इसका श्रीधाचार्य फॉर्मूला लगा दो। मैं फॉर्मूला में रख देता हूँ -2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। टाइम लगेगा अभी तो 18 क्वेश्चन पर हूँ, क्यों 20-25 मिनट लगे। 12 और 4 16 हो गया, 16 का रूट लेंगे 4 आ जाएगा। तो देखो एक रूट तो आएगा -2 माइनस 4/2, एक आएगा -2 प्लस 4/2, यानी कि ये तो आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 1। यानी कि अब इस इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो -3 या 1 में से कोई सा भी कॉमन हो सकता है। मैं दोनों वैल्यूज रख के देख लेता हूं भाई। -3 रखूंगा तो देखो 9, यहां आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा -k बराबर 0। ये इससे कट गया, यानी एक तो वैल्यू आ रही है k = 0 की, पर इसने पहले ही बोल दिया कि नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k बतानी है, मतलब -3 तो नहीं रख सकते, 1 रखेंगे अपन। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 + 3 - k = 0, यानी k की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे मतलब इतना कोई मुश्किल मेथड भी नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा वैसे भी इजी है। बाकी ये भी इजी है, बस ये अपन को पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर इनका आपस में करना है। पर ऐसा है कि वो चीजें थोड़ी सी अरेंज करने में मेरे को लगता है कि मुश्किल पड़ेगी, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, 19 नंबर पे आते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज अपन को बताना है। देखो 2 3 4 दो सीरीज चल रही है इसमें, एक ये 4 9 16 वाली। तो देखो पहली तो है 2 3 4 ऐसे करके जा रही है, और 20 मतलब 20 पद होंगे ना दोनों के, इसके भी 20 होंगे, इसके भी 20 होंगे। एक एक आगे चल रहा है कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 3 है, तो जो 20वां पद पे जाऊंगा तो वो 21 हो जाएगा। अब इनका सम निकालना है। एसएन का फॉर्मूला तो पता है ये क्या होता है, Sn = n/2 a + l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n तो मेरे 20 ही है, तो 20/2 फर्स्ट टर्म 2 और प्लस में लास्ट टर्म 21। ये बन गया 23, ये बन गया 10, यानी 230 आ गया। एक सीरीज का जोड़ दो, ये तो पहली थी। अब दूसरी सीरीज का निकालते हैं। उसमें क्या है भाई, पहले 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। क्या दिख रहा है भाई, मेरे को ये नहीं बताना कि 20वां पद क्या आएगा, लेकिन एक पैटर्न दिखा मुझे इसमें। पैटर्न अगर आप ऐसे देखने जाओगे ना, तो देखो 4 से 9 में 5 बढ़ रहा है और 9 से 16 में 7 बढ़ रहा है। कोई कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, एपी बनी नहीं पा रही। एपी है भी नहीं, है क्या इसमें, देखो 4 होता है 2 का स्क्वायर, फिर है 9 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, यानी n टर्म्स के स्क्वायर का सम है यहाँ पे। तो भाई 20वें पद तक जाना है। देखो फिर से वही बात की पहला पद 2 है, दूसरा 3 है, मतलब 20वां पद है वो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनका सम निकालना है। एक चीज अपन को यहाँ पे और ध्यान रखनी है, तो बढ़िया क्वेश्चन बन गया भाई, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा होता है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर करके n स्क्वायर तक जाते हैं, तो फॉर्मूला मिलता है n × n+1 × 2n+1 और अपॉन में 6। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 2 से स्टार्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, वो 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, यही लगाएंगे अपन फॉर्मूला। तो देखो क्या आएगा, 21 × में n की वैल्यू 21 बन गई ना, फिर 21 और 1 22, 21 दूनी 42 और 1 43 43 43 और अपॉन में 6 आ जाएगा। लेकिन इसमें से क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बढ़िया है। काट दो, 3 से काट दो 2 बार, 3 से 7 बार, ये कटेगा 11 बार। इन दोनों को गुणा कर लो, 7 3 21, 7 चौके 28 और 2 30। 301 को 11 से कर लो, 3311 -1 कर दो, 3310। ये और ये ऐड कर दो, ये और ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3540, यानी ये वाला ऑप्शन है। ठीक है भाई, इनको ऐड करके आंसर बता देना। 20 नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, कोस अल्फा की वैल्यू अरे भाई ये तो नॉस्टैल्जिया हो गया। आपको याद है ये क्लास 10th के अंदर जो अपना चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसके अंदर ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता है, और इसका आंसर भी देखो, ये मुझे याद है, ये वाला ऑप्शन होगा। कैसा क्वेश्चन आता था पता है, उसमें क्वेश्चन इस तरीके से था कि ये वैल्यू दे रखी थी, ये दे रखी थी, फिर बोला था कि देन प्रूव दैट cos स्क्वायर बीटा = n² अपॉन m² + n²। ऐसा था वो क्वेश्चन, मुझे याद है। कोई बात नहीं, अभी नॉस्टैल्जिया से बाहर आते हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अपन को भाई प्रूव करना नहीं पूछेगा, वैल्यू पूछेगा। तो देखो इसको लिखो पहले, यहां से कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, वो क्या आ जाएगी, n × sin बीटा। और इसमें भी कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, वो क्या आ जाएगी, m × cos बीटा।
भाई दोनों में देखो कोस अल्फा है, तो मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूं, यानी n साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा m कोस बीटा के। अब मुझे देखो स्क्वायर पे जाना है, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा, यानी n स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। एकदम स्टेप वाइज चलना है, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा। अब क्या होगा भाई, मुझे सिर्फ कोस स्क्वायर बीटा चाहिए, तो इधर कैसे भी करके मैं कोस स्क्वायर बीटा अगर बना लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी यहां आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, बात एक ही है, बराबर में m स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा। ये देखो ये बन गया n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बराबर में m स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ये उधर जाके ऐड होगा। अब अपने आप आंसर दिख रहा है अपन को कि इधर सिर्फ n स्क्वायर बचेगा, उधर m स्क्वायर और n स्क्वायर बचेंगे, वो इसके डिवाइड में आ जाएंगे, यानी यही ऑप्शन बचेगा, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है भाई, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 21 नंबर पर चलते हैं। टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 0 है, मतलब टेन थीटा बराबर कोट थीटा। टेन और कोट बराबर होते हैं जब थीटा 45 होता है। ठीक है, थीटा अगर 45 है, दोनों 1 1 वैल्यू देते हैं, तो यहां रख दो 45 और 15 60, टेन 60 की वैल्यू √3 और ये 30 बनेगा, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, वो √3 ऊपर जाएगा तो 3/1 आंसर आ जाएगा, मतलब ये सही है। ये तो करवाने लायक क्वेश्चन नहीं है। 22 नंबर पे आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n की कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे? ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। देखो मतलब कि ये ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि n की ऐसे कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये पूरा जो है वो एक इंटीजर बन जाए। भाई इंटीजर कोई वैल्यू कब होती है, जब उसमें, समझना देखो, जब उसमें क्या हो, फ्रैक्शन ना हो। इंटीजर्स मतलब ऐसे होते हैं कि 1 -1 -2 -3 या फिर माइनस में हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। n से भाग लगा दो, ये n बन गया, ये 11 बन जाएगा, ये 48/n बन जाएगा। ये एक इंटीजर है, इसमें आप कुछ भी रख दो, ये इंटीजर ही रहेगा। ये ऑलरेडी एक इंटीजर है, बस इसको मुझे इंटीजर बनाना है। तो इंटीजर बनाने के लिए n को जो है वो इसका फैक्टर होना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं मैं कि फैक्टर से ही पूरा पूरा कट पाएगा, जब भी एक इंटीजर बन पाएगा, वरना तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी, इंटीजर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मुझे n के कितने मान होते हैं यहां पे वो निकालना है। तो 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या होती है, 48 होता है 24 दूनी 48, या फिर उससे भी ज्यादा बेटर है कि अपन ऐसा कर लेते हैं 16 3 48। क्यों, क्योंकि 16 2 की पावर 4 होता है और ये आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा बेटर होगी। अब मुझे यहां से वैल्यूज निकालनी होती है, तो मैं क्या करता हूं, इसकी पावर में एक ऐड करता हूं, इसकी पावर में एक ऐड करता हूं, इनको गुणा कर देता हूं, यानी 10 वैल्यूज ऐसी होंगी जो 48 के फैक्टर्स होंगे, या फिर अपन n की जगह रखेंगे तो इसको इंटीजर बना देंगे, यानी जो 10 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, बाकी गिन गिन के भी निकाल सकते हो, पर उसमें क्या होता है कई बार कुछ छूट जाता है, तो सबसे बेस्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये कर लो। ठीक है भाई, 23 नंबर पे आओ। ओ इतना बड़ा पैराग्राफ इंग्लिश वाली तरह कर दिया ये तो। देखो लेकिन फिर भी इजी होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास 20 है। वन डे अ टीचर ब्रॉट सम चॉकलेट टू डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। 10 स्टूडेंट वर एब्सेंट ऑन दैट डे। 10 बच्चे इस दिन एब्सेंट थे। भाई 20 बच्चे थे क्लास में, उस दिन 10 बच्चे एब्सेंट थे, मतलब 10 ही प्रेजेंट थे। टीचर ने, इसने क्या बोला कि हेंस द टीचर was left with 2 chocolate after distributing the chocolates equally to the available students। यानी कि जितने भी 10 बच्चे थे उनको उसने बराबर बराबर चॉकलेट दी, मतलब सबको ऐसे मान लेते हैं x चॉकलेट दी तो सबको बराबर होगी। अब उस टीचर के पास में 2 चॉकलेट बच गई। ठीक है भाई, ये पहले दिन की कहानी हो गई। अगले दिन चलते हैं। नेक्स्ट डे ही अगेन ब्रेड द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। जितनी पहले दिन थी उतनी चॉकलेट अगले दिन लाया, यानी कि अगर ये चॉकलेट की वैल्यू है तो इधर भी चॉकलेट की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन इस बार 2 स्टूडेंट ही एब्सेंट थे, 2 ही एब्सेंट थे, मतलब 18 प्रेजेंट थे, यानी 18 बच्चों को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिला। इधर x मत लिख देना भाई, यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि सबको 2-2 मिले, यहाँ पे सबको 3-3 भी मिल गई होगी, क्या पता, मतलब कि यहाँ पे y आ जाएगा। वैसे इधर कम मिलेंगे, इधर ज्यादा मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 y हो गया। इस दिन कितने, ओनली 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यानी कि सिर्फ 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे, मतलब 18 को दे दी अपन ने, और टीचर के पास में 10 चॉकलेट बच गई, यानी इधर 10 हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी इजी सी बात लिखी है मैंने, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब ये भी चॉकलेट की वैल्यू, ये भी चॉकलेट की, दोनों बराबर कर दो। आगे पढ़ो, क्या बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ चॉकलेट दैट द टीचर बॉट ऑन बोथ देयर्स लाइज बिटवीन सॉ सो। ओ भाई क्या गजब क्वेश्चन है ये तो। ठीक है ठीक है ठीक है, मजा आएगा। इनको हटाओ, यहां तक समझ में आ गया, एकदम इजी चीज थी ये तो। यहां से मैं क्या करता हूं, उसका सोल्व कर लेता हूं। तो 10x - 18y = 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको रख लो, यहाँ पे पढ़ा रहने दो इसको, आगे चलो। या फिर मेरे को लग रहा है इसकी नीड नहीं पड़ेगी, चलो पढ़ते हैं एक बार आगे कि ईच स्टूडेंट को x चॉकलेट मिली पहले दिन, y चॉकलेट मिली दूसरे दिन, तो x और y की वैल्यू बताओ। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर देखो
ये पहले दिन चॉकलेट है, ये दूसरे दिन चॉकलेट है। इसने बोला कि द टीचर बॉट ऑन बोथ द डेज टुगेदर, वो 700 और 800 के बीच में है। यानी ये सी और ये सी जो 2C है वो 700 और 800 के बीच में है। बराबर का साइन मत लगाना क्योंकि 700 और 800 के बीच में है। ठीक है, आगे चलो। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सच में बता रहा हूँ, 4 बार बोल चुका हूँ मैं ये बात, सच में मजेदार चीज है। यहां से सी की वैल्यू निकाल लो, मतलब सी जो है वो 350 से 400 के बीच में रहा होगा, जो भी अपना आंसर आएगा वो। आंसर यहाँ क्वेश्चन वाला नहीं, जो चॉकलेट्स वो लेके आया वो। एक्स और वाई पे अपन बाद में जाएंगे। अब देखो भाई, देखना बहुत ध्यान से समझना कि मुझे सी की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 350 से 400 के बीच में है। मैं ये मान लेता हूं कि वो 350 के, या फिर चलो इससे भी देखो ज्यादा सही क्या बैठ रहा है भाई, मतलब हर एक स्टेप पे एक नई चीज दिमाग में आ रही है, इसलिए ठीक है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से मैं 2 घटाऊं तो वो 10 से डिविजिबल हो। इन दोनों के बीच में मैं देख लेता हूं ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें से 2 घटाने पे 10 से डिविजिबल बन जाते हैं वो। यानी पहला तो है 352, अगला है 362, 372, 382 और 392। मतलब कि जो चॉकलेट्स का नंबर है वो ऐसा हो सकता है। यानी कि पहले दिन मान लो टीचर अगर 352 चॉकलेट लाया होता, उनमें से 2 बच्चों को मान लो 2 चॉकलेट टीचर के पास बच जाती हैं, यानी 350 चॉकलेट उसने बांची होंगी। तो हर बच्चे 10 बच्चों को चॉकलेट बांटी तो हर एक बच्चे को 35 चॉकलेट गई होंगी। मेरी कहानी समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। या फिर एक ऐसा भी होना चाहिए कि इन्हीं में से अगर मैं 10 घटा दूं तो वो 18 से डिविजिबल होना चाहिए। भाई सब में से 10 घटा के चेक कर लो, जो भी 18 से डिविजिबल है वो आपका आंसर है। 392 में से 10 घटाया मैंने तो 382 आया। 382 के 18 से होता है 18 दूनी 36, 22 बचेगा, नहीं होता। ये 372 बचेगा, 18 दूनी 36, 12 नहीं होता। ये देख लो, अरे यहां हो ना, दिख रहा है 342 बचेगा, 18 कम 18, 162 बचेगा, बिल्कुल कटता है। यानी 352 चॉकलेट टीचर पहले दिन और दूसरे दिन लाया होगा। यहां पे भी पूरा सेटिस्फाई कर गया, यहां पे भी कर गया। लेकिन अब उसने पूछा क्या कि हर एक बच्चे को जो चॉकलेट मिली उनका अंतर बताओ। भाई इस दिन कितनी कितनी चॉकलेटें मिली, देखो 352 रखो, इसके बराबर 2 घटाओगे 350, 10 का भाग लगाओगे 35 चॉकलेट पहले दिन मिल रही होंगे। यहां रखो 352 यहां रखोगे तो 10 घटेगा 342 बचेगा। पहले एक बार भाग जाएगा 18 से, फिर 162 में 9 बार जाएगा। इस दिन 19 चॉकलेट मिली होंगे सबको। ठीक है, यही बात मैं बोल रहा था कि इधर वालों को कम, इधर वालों को ज्यादा मिलेंगे। इनका अंतर पूछ रहा है अपन से, तो ये कितना आ गया, 16 अंतर आ गया। 16 की वैल्यू पूछी थी मुझे, ये करेक्ट आंसर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इतना छोटा सा आंसर है लेकिन क्या क्या दिमाग लगाना पड़ गया, पर सच में मजेदार चीज थी। 24 नंबर पे आते हैं। फिगर के अंदर MNOP एक पैरेललोग्राम दे रखा है, PM को एक्सटेंड किया है Z तक, OZ इसे इंटरसेक्ट कर रही है Y पे और X पे। ठीक है, OX की वैल्यू 27 है, OX 27 दे रखा है। फिर XY 18 दे रखा है, ये दे रखा है। लेंथ ऑफ YZ बतानी है, YZ यानी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। भाई कैसे करोगे इसको सॉल्व, देखो मैं बताता हूं। इसको आप ऐसे कर लो कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल है मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, फिर ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, क्योंकि देखो Z बनना चाहिए ना, तो ये देखो उल्टा Z बन रहा है। और ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट है, मतलब दोनों ट्रायंगल में सारे एंगल अगर बराबर है तो वो सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं बनते एंगल से, सिमिलर बन गए। सिमिलर बन गए मतलब साइड्स का रेशियो बराबर हो गया। यानी इसकी अगर ये 18 है तो ये 18 हो जाएगी, इसकी ये 27 है तो इसकी ये 27 हो जाएगी। इतना मानते हो इस चीज को? बहुत ईजी सी बात बोली अभी तक तो मैंने कि 18 बटे ये करेंगे और बराबर में ये कर देंगे। समझना भाई मैंने क्या किया, 18 बटे 27 बराबर में इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, तो देखो x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 27, ये 18 ये 27, इजी सी चीज है ये तो। अब देखना भाई, अगर ये पूरी 27 है तो ये भी पूरी 27 होनी चाहिए, पैरेललोग्राम है। उसमें से ये अगर इतनी 18 है तो यानी ये इतनी 9 है। ठीक है, अब इस बड़े ट्रायंगल पे आओ। पूरे बड़े ट्रायंगल में अगर ये 9 है और ये 27 है, थ्योरम पता है अपन को कि 9 बटे 27 बराबर होगा इस छोटी यानी ZY के और अपोन में पूरी बड़ी के यानी ZY, और प्लस में कितनी, ये पूरी आनी चाहिए 28, 18 और 27 कितने होते हैं, 45 होते हैं। मुझे ZY की वैल्यू बतानी है, इजीली आ जाएगी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ये उधर गुणा कर दो, हाँ या फिर काट दो, 1/3 आ गया ना, बेटर बन गया। तो 3ZY इज इक्वल टू ZY और प्लस में 45। ये 2ZY बराबर 45, मतलब ZY इज इक्वल टू 45 का आधा यानी 22.5 आंसर हो जाएगा, ये सही है। ठीक है भाई, 25 नंबर पे आते हैं। एक सिस्टर्न है, उसकी कैपेसिटी 8000 लीटर है, मतलब वॉल्यूम पे लेके जाएगा अपन को। एक्सटर्नली वो इतना मेजर करता है और वॉल्स जो है वो 5 सेंटीमीटर की थिक है। थिकनेस ऑफ द बॉटम बताओ।
एक इस क्वेश्चन में खेल की बात है, थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी और वो डायग्राम से समझ में आएगी। मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, देखिएगा। डायग्राम बनाने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। देखिएगा, मान लो सिस्टम है इस तरीके का है, पहले पूरा बना लेने देना मुझे, फिर अपन बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये सिस्टम नहीं बनाया अभी तक, अब बनेगा सिस्टम पूरा। मतलब कि इसके ऐसा है, ठीक है। नीचे एक्स्ट्रा निकला हुआ है थोड़ा सा, इधर भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये मिलाया थोड़ा सा। देखो जोर आएगा मुझे बनाने में, पर कोशिश करेंगे। सुंदर सा बनाऊंगा डायग्राम ताकि आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी निकल के आए। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से। समझ रहे हो आप मतलब मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि एक ऐसे, आप एक सोचो ना, आपके घर में जो टंकी बनती है, ध्यान देना उस चीज पे, मेरी बातों पे। मतलब वो टंकी इस तरीके से बनती है, ऐसे और ऐसे, कि ऊपर से वो बराबर रहती है, जो अंदर वाला भी और बाहर वाला भी पोर्शन, लेकिन बस उसके साइडों में और नीचे अपन उसका जैसे मतलब कुछ ऐसे मोटा बेस बनाते हैं। तो वही मैंने किया कि देखो साइडों में मोटा, इधर भी साइडों में मोटा, नीचे भी मोटा, बस ऊपर ये बराबर लेवल पे रहती है। मैं बस इतना समझाना चाह रहा था इस डायग्राम से आपको। ये चीज अगर क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई, इस पे वॉल्यूम पे आ जाओ। अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है मान लो, तो इसकी एक्सटर्नली लेंथ अगर 3.3 है, पहली बात तो देखो ये सेंटीमीटर में है, इधर मीटर में है, इधर लीटर में है, सेंटीमीटर में बदल लो पूरे क्वेश्चन को। तो 3.3 को मैं 330 मीटर लिख सकता हूं, सेंटीमीटर। इस 330 में से देखना ये लंबाई है, मतलब ये ऐसे लंबाई है, ऐसा समझ लो। तो इस लंबाई में 5 इधर और 5 इधर घटाओ तो टोटल 10 घटेगा। देखना मैं एक जगह थोड़ी सी उल्टी चीज करूंगा, इसीलिए डायग्राम बना है। फिर ये 260 इसकी चौड़ाई है, 260 सेंटीमीटर ऐसे, उसमें से 5 इधर और 5 इधर घटाओ, फिर 10 घटाओ। लेकिन जब मैं ऊंचाई लिखूंगा ना 110 वाली, उसमें से मैं पूरा 10 नहीं घटा पाऊंगा, या फिर मैं ये और ये दोनों नहीं घटा पाऊंगा। अरे क्योंकि ऊपर कोई चौड़ाई नहीं होती है, ऊपर जो अंदर वाला पेंदा और बाहर वाला पेंदा दोनों सेम लेवल पे रहते हैं, नीचे जरूर आएगा, यानी सिर्फ एक ही बार कटेगा। बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं, इसको एक्स बोल दो आप। ये जो वॉल्यूम है ये बराबर है 8000 के, ये लीटर में है, सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको भी 1000 से गुणा कर दो। सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 320, ये बनेगा 250, ये बनेगा 110 माइनस एक्स ही पड़ा रहने दो, और बराबर में 8000 इंटू 1000। देखो मजेदार क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले सच में भाई। तो काट दो, 250 से 0 से 0 कट गया, ये 4 बार कट गया, ठीक है। और 8 चौके 32 से 32 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, इधर 100 बच गया, 100 इधर आके घटेगा 110 में से, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, बराबर x। ये मेरे से ये पूछ रहा है कि द थिकनेस ऑफ द बॉटम इज, तो बॉटम की थिकनेस ही अपन ने निकाल दी है। अब ये मत कर देना आपकी इधर वाला और इधर वाला, इसको 2 में भाग लगा के इसकी थिकनेस 5 बता दो, जैसे अपन इनमें डबल कर रहे थे वैसे नहीं। इसके अंदर 10 ही आपको आंसर बताना है, और 10 जो आप आंसर बताओगे वो, अब देखो 10 सेंटीमीटर कोई सा ही नहीं है। अरे तो 10 सेंटीमीटर ही तो कितना होता है, 1 डेसीमीटर होता है, यानी ये कर दो आंसर। अब ये बदलने की ट्रिक भी मैंने पहले शायद एक वीडियो में बता दी थी ये वाली चीज, बाकी फिर भी देख लो। इसको 2 तरीकों से याद कर सकते हैं, बाकी मतलब बचपने वाली ट्रिक है कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, ठीक है। ये ऐसे होता है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये मीटर, फिर ये डेका, हेक्टा और किलो में चला जाता है, ठीक है। और अगर इसका इंग्लिश वर्जन याद करना है तो किंग हैरी डाइड, मदर डोंट क्राई मच, ऐसे होता है। फिर से सुन लेना, लिख लेना कॉपी में, और ध्यान रखना कि जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं जब तो भाग लगाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो गुणा करते हैं। मतलब ऐसे जाओगे तो गुणा करोगे, ऐसे जाओगे तो भाग करोगे। और किस चीज से भाई, जैसे एक स्टेप जाना है तो 10 आता है, 2 स्टेप पे 100, 3 स्टेप पे 1000, ऐसे चलता है। जैसे देख लो, अपन को पता है कि मीटर ही ग्राम होता है एक तरीके से, और यही लीटर होता है, ये किलोलीटर, किलोग्राम, किलोमीटर सब सेम चलता है ये। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो देखो मैं 3 स्टेप नीचे आया, मतलब मेरे को 3 0 लगानी पड़ी। समझना भाई, ये चीजें जिनको नहीं आती है उनके लिए, जिनको आती है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना था, 10 सेंटीमीटर को यहां था मैं, और मेरे को जाना था डेसीमीटर पे। तो भाई मुझे 1 0 का खेल था, 1 0 मैंने हटा दी, आ गया। ऊपर मैंने बोला था हटानी है, ठीक है, आंसर आ गया समझ में। 26 नंबर पे आ जाओ। पॉइंट ए है वो बी सी को डिवाइड कर रहा है 1:3 में, यहाँ पॉइंट बी है 1:3 में डिवाइड कर रहा है। बी के कोऑर्डिनेट 4, -4 है, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 6 है। इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है ए के, अपन से ए के पूछ रहा है।
अच्छा, क्योंकि ए ही डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा था, ठीक है, सॉरी। तो भाई ये कैसे निकालेंगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है, 1 इंटू में 0, ठीक है, प्लस में इंटरनल डिवीजन में प्लस ही आता है, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 ही लिखूंगा मैं, और अपॉन में ये ऐड होते हैं, 1 प्लस 3 आ जाएगा। ये बन गया 12/4 यानी 3 आएगा, 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। अब मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, आगे वाला निकालने की नीड नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम में, पर अभी निकाल के बता देता हूं। 1 गुणा 6 और प्लस में 3 गुणा -4 और अपॉन में क्या आएगा, 3 प्लस 1 4। तो देखो 6 माइनस 12 यानी माइनस का कितना बन गया, अरे भाई ये माइनस का 12 है, ये 6 है, यानी माइनस का 6 बन गया, बटे 4 करेंगे, -3/2 आएगा, माइनस का 1.5 है। बात एक ही है। 27 नंबर पे आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत इजी पड़ता होगा आप निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है v में v यानी √v। तो मैं पहले जो भी निकालूंगा फिर उसका लास्ट में रूट कर दूंगा। वेरिएंस निकालना है अपन को एक तरीके से, ये वेरिएंस होता है। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं कि पहले इनका मीन निकालो, तो 11 और ऐसे जोड़ो, देखो 7 और 13 20 10 30 40 और 50 आ गया, 50/5 करेंगे तो 10 आ गया, 10 मीन आ गया। इस मीन से सबको देख लो डेविएट कितना हो रखे हैं, ये वाला 1 हो रखा है, ये 3, ये 0, ये फिर 3 और ये 1, सबका अंतर देखा अपन ने। अब इन सबका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, फिर 0 का 0, 3 का फिर 9, 1 का 1, इनको जोड़ो, 9 और 1 10, 10 और 10 20। इस 20 में 5 का फिर भाग लगा दो तो 4 आ जाएगा, यानी ये वेरिएंस आ गया। मेरे को तो क्या करना है लेकिन इस वेरिएंस में फिर रूट लेना है, तो 2 आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है ये तो। 28 नंबर पे आते हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, इजीली कर लेंगे। टिकट्स हैं 1 से लेकर 100 तक नंबर करी गई हैं, इनमें से रेंडमली टिकट निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो टिकट है वो नंबर जो है वो 3 का या 5 का मल्टीपल हो। भाई देखो ये गिनना नहीं होता है कि 3 के और 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, डायरेक्टली आप क्या करो, इस 100 को 3 से भाग लगा दो, तो देखो 33 पॉइंट कुछ आएगा। मेरे को उस पॉइंट से मतलब नहीं है, 33 नंबर ऐसे होंगे जो पक्का डिविजिबल होंगे, यानी 3 वाले मैंने लिखे 33, फिर 5 वाले लिख दो, 5 से भाग लगाएंगे तो 20 आएंगे। लेकिन अब इनमें कुछ ऐसे भी आगे जो दोनों में थे, 3 के और 5 के कॉमन वाले, यानी 15 वाले, 3 और 5 के 15 कॉमन निकलेंगे, तो वो 15 वाले भी देख लो, 15 6 के 90 होता है, मतलब 6 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है इनमें। यानी आप क्या करो, 33 को और 20 को जोड़ो, 5 के और 3 के, उनमें से कॉमन वाले जो 6 हैं उनको घटा दो, बटे तो 100 आना ही आना है। तो ये बन गया 53 - 6 यानी 47/100 आ जाएगा, जो ये ऑप्शन है ये सही है। ये तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, 29 नंबर पे आते हैं। डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं अपन को, सिग्नल अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग, यानी कम से कम 2, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वन बिलो द अदर वर्टिकल स्टेप पे, इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। ये भी पढ़ाया हुआ है भाई, सेम क्वेश्चन कराया था कि मतलब अब देखो 5 फ्लैग है मेरे पास में, कम से कम 2, तो पहली बार में तो मैं कम से कम 2, ज्यादा कितने भी लगा सकता हूं, तो मैं 3 वाला केस भी बनाऊंगा, 4 वाला भी बनाऊंगा और मैं 5 वाला भी बनाऊंगा। ठीक है भाई, 2 केसेस का मतलब हो गया कि यहां पे मैं 5 में से कोई भी कलर, और एक जो कलर यूज कर लिया वो यहां नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसने बोला है डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं। तो इस केस का आंसर आ जाएगा 5 × 4। ऐसे ही इसका आ जाएगा 5 × 4 × 3, इसका 5 × 4 × 3 × 2, और इसमें आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये और ये तो सेम ही बनते हैं, एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। 120 और 120 बन गए 240। 240 से बड़ा ऑप्शन है ही सिर्फ एक ही, आंसर कर दो। बाकी सोल्व करके बता देता हूं, ये 60 और 20 80 और जुड़ेगा, इसमें 320 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन बढ़ा लो थोड़ी सी। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, इसमें तो देखते ही आंसर आ रहा है। कैसे, देखो भाई इनको ऐसे लिख दो, 10 को 10 ही रहने दो एक बार, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक, अब दिखेगा। √6 को मैं लिख सकता हूं √3 × √2, √15 को लिख सकते हैं 5 × 3, √10 को लिख सकते हैं 5 × 2, हाँ या ना। अब देखो जो भी चीज कॉमन दिखेगी, अच्छा एक चीज और, इस 10 को भी तोड़ लो, ये 10 फिर इन्हीं में से टूट जाता है, 3 2 और 5 में टूटेगा, यानी ये √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस √5 का स्क्वायर बन गया, है ना। अब देखो a² + b² + c² प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ab। अब -bc - c आ गया, तो अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि कौन सी चीज पे माइनस है, वो कैसे निकलेगा कि जो भी दोनों में कॉमन चीज है ना उसके ऊपर माइनस आएगा। देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, यानी 5 वाली चीज पे माइनस आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होना था, बाकी दोनों पे प्लस रहेगा, यानी ये रहा मेरा आंसर। यानी कि आप इस चीज को बेसिकली ये लिख सकते हो भाई, √3 + √2 + √5 का होल स्क्वायर, और इसका रूट मुझे दे रखा था, ये कटेंगे, ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, इजी सा पेपर था एकदम, मेरी भाषा में बोले तो इजी। बाकी वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इजी नहीं है, घर पे बैठ के करने पे ही इजी लगती है ऐसी चीजें। ठीक है,
तो बाकी कोई इश्यू नहीं है, सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। मिलते हैं अगले पेपर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।